प्यारे बच्चों, क्लास 11th सेकेंड सिटिंग में आज पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम था। उसी का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। और बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, सर जल्दी से जल्दी वीडियो डालिए सर। तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। पॉलिटिकल साइंस के बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली का अर्थ बताइए। तो संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो वो है श्रीमती मीरा कुमार। तीसरा है, धन विधेयक की परिभाषा दे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें निम्न उपबंध होंगे। पहला, किसी कर को लगाना, हटाना या उसमें परिवर्तन करना। दूसरा है, केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन। तीसरा है, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करना या धन निकालना। चौथा है, किसी नए व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय घोषित करना। चौथा क्वेश्चन था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति उम्र क्या है? तो वो है 65 वर्ष। पांचवा है, पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? तो ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। छठा है, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत है। विकास की कोई एक परिभाषा लिखे। तो सोरेंस के अनुसार विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की व्यवस्था से है जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन से है। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग के 3 कार्य क्या है? तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु आयोग की शक्तियों एवं कार्यों को 3 वर्गों यथा प्रशासनिक, सलाहकारी तथा अर्ध न्यायिक में विभाजित किया गया है। आइए आयोग के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हैं। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। दूसरा, समय समय पर निर्वाचक नियमावली तैयार करना जिससे योग्य मतदाताओं का पंजीकरण किया जा सके। तीसरा है, निर्वाचन की तिथि एवं समय सारणी का निर्धारण करना तथा नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। चौथा है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों को मान्यता अथवा चुनाव चिन्ह आवंटित करने में किसी विवाद के होने पर न्यायालय की भूमिका का कार्य करना। पाँचवा है, निर्वाचन कराने के लिए राष्ट्रपति तथा राज्यपाल से आवश्यक कर्मचारियों की मांग करना तथा निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित कोई विवाद होने पर उसकी जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना। छठा है, चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के बीच आचार संहिता का निर्माण करना तथा उसे क्रियान्वित करना। सातवां है, मतदान केंद्र के लूटे जाने, हिंसा होने आदि के आधार पर निर्वाचन को रद्द करना। और आठवां, निर्वाचन में प्रदर्शन के आधार पर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देना। नौवां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि किसी विशेष राज्य का कार्यशक्ति फेल हो गया है और तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। फिर जब संसद के दोनों सदनों से उस घोषणा को स्वीकृति प्रदान हो जाती है तो उस राज्य में अगले 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन था बच्चों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन और कैसे करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित शर्तों और प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई गई है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह पर करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु मुख्य न्यायाधीश की सलाह आवश्यक है। न्यायाधीशों की अर्हताएँ,
तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु व्यक्ति में निम्न अर्हता आवश्यक है। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, भारत के किसी भी उच्चतम न्यायालय में 5 साल के लिए न्यायाधीश या उच्च न्यायालय एवं विभिन्न न्यायालय में मिलाकर 10 वर्ष का वकालत का तजुर्बा या राष्ट्रपति की दृष्टि में एक सम्मानित न्यायवादी। तीसरा है, न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं किया गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, विकास से समाज कैसे प्रभावित होता है। तो विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी, विकास के इस मॉडल के कारण बहुत बड़ी सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ी। अन्य चीज़ों के अलावा बड़े बांधों के निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों और खनन कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापन हुआ। विस्थापन का परिणाम आजीविका खोने और दरिद्रता में वृद्धि के रूप में सामने आया। अगर ग्रामीण खेतीहर समुदाय अपने परंपरागत पेशे और क्षेत्र से विस्थापित होते हैं तो वे समाज के हाशिए पर चले जाते हैं। बाद में वे शहरी और ग्रामीण गरीबों की विशाल आबादी में शामिल हो जाते हैं। लंबी अवधि में अर्जित परंपरागत कौशल नष्ट हो जाते हैं। संस्कृति का भी विनाश होता है, क्योंकि जब लोग नई जगह पर जाते हैं तो वे अपनी पूरी समुदाय जीवन पद्धति खो बैठते हैं। ऐसे विस्थापनों ने अनेक देशों में संघर्षों को जन्म दिया है। विस्थापित लोगों ने अपनी इस नियति को हमेशा निष्क्रियता से स्वीकार नहीं किया। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में सुना होगा। यह नर्मदा नदी पर सरकार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले बांधों के निर्माण के खिलाफ आंदोलन चला रहा है। बड़े बांधों के इन समर्थकों का दावा है कि इससे बिजली पैदा होगी, काफ़ी बड़े इलाकों में ज़मीन की सिंचाई में मदद मिलेगी और सौराष्ट्र व कच्छ के रेगिस्तानी इलाकों को पेयजल भी उपलब्ध होगा। बड़े बांधों के विरोधी इन दावों का खंडन करते। इसके अलावा अपनी ज़मीन के डूबने और उसके कारण अपनी आजीविका के छीनने से 10 लाख से अधिक लोगों के विस्थापन की समस्या पैदा हो गई है। इनमें से अधिकांश लोग जनजाति व दलित समुदाय के हैं और देश के अति वंचित समूहों में आते हैं। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी दिया जाता है कि विशाल जंगली भूभाग भी बांध में डूब जाएगा, जिससे पारिस्थितिक का संतुलन बिगड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर की किन्हीं 3 शक्तियों का उल्लेख करें। तो लोकसभा के अध्यक्ष बोलिए या स्पीकर को निम्नलिखित कार्य व अधिकार प्राप्त है। पहला, सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित व नियम के विरुद्ध घोषित करना। फिर है, किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। तीसरा है, लोकसभा अध्यक्ष को विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवाने का अधिकार प्राप्त है। फिर है, संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना। फिर है, विभिन्न विधेयक व प्रस्ताव पर मतदान करवाना एवं परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का भी अधिकार है। अगला है, संसद और राष्ट्रपति के बाद होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना भी लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का महत्व लिखिए। तो स्थानीय स्वशासन का महत्व निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, स्थानीय समस्याओं का समाधान। इसको आप लोग देख लीजिए बच्चों। दूसरा पॉइंट है, सरकार के उत्तरदायित्व में कमी, मतलब इससे सरकार का उत्तरदायित्व कम हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे स्थानों पर अपना ही सारा मामला का निपटारा कर लेते हैं और अपना विकास पर फोकस करते हैं। तीसरा है, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति। चौथा है, स्थानीय स्वशासन की नींव। 5वां है, न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण। 6ठा है, लोकतंत्रात्मक सरकार का आधार। 7वां है, मितव्ययिता। 14 नंबर क्वेश्चन है, हमें पंथ निरपेक्ष राज की आवश्यकता क्यों है। तो पंथ निरपेक्ष राज से आशय यह है कि राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है और धर्म, पंथ एवं उपासना रीति के आधार पर किसी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत में सांप्रदायिक कटुता का विस्तार हो चुका था तथा देश का विभाजन इसकी चरम परिणति थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नवजात लोकतंत्र को संप्रदायवाद के घातक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए यह आवश्यक समझा गया था कि धर्म व पंथ को राजनीति से अलग रखा जाए। राज्य द्वारा सभी को अपने अपने ढंग से संस्कृति का विकास और धार्मिक अध्ययन प्राप्त करने की छूट दी गई है। भारतीय राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान दुनिया सबसे बड़ा संविधान है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों थोड़ा सा लंबा आंसर है। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की विवेचना करें। तो आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की चर्चा की गई है।
पहला है युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित आपातकालीन स्थिति। इसको आप लोग देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा लंबा है ये। संकटकालीन घोषणा के परिणाम क्या है? तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 द्वारा सभी नागरिकों को दिए गए अधिकारों को खत्म कर सकता है। राष्ट्रपति संसद को आदेश दे सकता है कि वो राज्यों की सूची के विषयों पर कानून बनाए। इस तरह आपका दिया हुआ ये आंसर है, इसको आप लोग देख लीजिए बच्चों। बहुत लंबा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम फिर पढ़ना शुरू कर दे तो। फिर दूसरा पॉइंट है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति। फिर है संकटकालीन घोषणा के परिणाम। तीसरा पॉइंट है वित्तीय आपातकालीन स्थिति। सोलह नंबर क्वेश्चन है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन व उसके अधिकार क्षेत्र का वर्णन करें। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ये इसका आंसर है, थोड़ा सा लंबा है, हम जल्दी जल्दी आप लोग को दिखा दे रहे हैं। बाकी ये आपको क्रोम में जाकर DRGP, फिर से सुन लीजिए, क्रोम में जाकर DRGP82 लिखकर सर्च मारिएगा तो सबसे पहला में जो है दीपक कुमार करके लिखा आपको मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ ये नोट्स मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। वकालत पर रोक है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोपरि न्यायालय है। अब है इसके विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसको दो भाग में बांटा गया है बच्चों, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। फिर दूसरा पॉइंट है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें बहुत सारा पॉइंट है बच्चों, संवैधानिक अपीलें है, दीवानी की अपीलें हैं, फौजदारी की अपीलें हैं और फौजदारी की अपीलें के अंतर्गत भी पॉइंट है। अब ये आंसर थोड़ा लंबा है, 2 लाइन में तो आंसर बता नहीं सकते, इसीलिए थोड़ा सा लंबा ही दे दिए हैं। आप लोग को जितना उचित लगे आप लोग मिलान कर लीजिए। तीसरा है संविधान का रक्षक व मूल अधिकारियों का प्रहरी। चौथा इसका पॉइंट है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। सत्रह नंबर क्वेश्चन है लॉस्की के अधिकार संबंधी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं हैरोल्ड लॉस्की सबसे लोकप्रिय व्यक्ति और राजनीतिक विज्ञान के विपुल लेखक जिन्होंने लगभग 20 पुस्तकें लिखी हैं, ने अधिकारों के सिद्धांत को विस्तृत किया है और कई मायनों में एक क्लासिक प्रतिनिधित्व है। वह अधिकारों को सामाजिक जीवन की उन स्थितियों के रूप में परिभाषित करता है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति समान रूप से स्वयं को सर्वश्रेष्ठ होने की तलाश नहीं कर सकता है। इसका भी यहाँ डिटेल है बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन है धन विधेयक और साधारण विधेयक के अंतर को स्पष्ट करें। तो धन विधेयक क्या है? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं अंतर, यहाँ अंतर का आधार क्या है? अर्थ के आधार पर यहाँ अंतर किया गया साधारण विधेयक और धन विधेयक का। फिर आपका परिचय के आधार पर यहाँ अंतर किया गया है। फिर राष्ट्रपति की सिफारिश साधारण विधेयक में आवश्यक नहीं है जबकि इसमें अनिवार्य है। फिर राष्ट्रपति की शक्तियाँ दोनों में क्या क्या है देख सकते हैं। फिर अंतर का आधार है राज्यसभा में क्या है। फिर धारण करने की अवधि क्या है, स्पीकर की स्वीकृति में क्या अंतर आता है और संयुक्त बैठक। तो ये अंतर है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद के कौन से प्रमुख गुण हैं? तो पहला गुण है इसका देश प्रेम की प्रेरणा। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक एकता की स्थापना में योगदान। तीसरा है राज्य का स्थायित्व। चौथा उदारवाद को प्रोत्साहन। पांचवा सांस्कृतिक विकास। छठा आत्मसम्मान की भावना, विश्व बंधुत्व की पोषक और लास्ट पॉइंट है आर्थिक विकास में योगदान। तो बच्चों ये थे आपके 19 प्रश्न के आंसर। आप लोग मिलान कर लीजिए, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।